नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। अडानी मुद्दे पर कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि संसद को बार बार स्थगित करना राष्ट्रहित में नहीं हो सकता। राष्ट्रहित में भ्रष्टाचार पर चर्चा करना है। सरकार को इस मुद्दे पर चर्चा से क्या आपत्ति है? अडानी शब्द से सरकार क्यों डरती है? उन्होंने कहा कि संभल की घटना और मणिपुर में हिंसा पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। यह जरूरी है कि संसद में चर्चा हो और जवाबदेही भी तय हो। पर मोदी सरकार अडानी शब्द से डरती है, इसलिए बार बार राज्यसभा संसद को एडजर्न करना, कार्यवाही ना करना, ये राष्ट्रहित में कभी नहीं हो सकता। राष्ट्रहित ये है कि भ्रष्टाचार पर चर्चा हो। राष्ट्रहित ये है कि जो रिश्वत दी गई एससीसीआई और अडानी ग्रुप जिसके अंदर शामिल है और जिसके बारे में अमेरिका में अडानी ग्रुप को खास तौर से उनके मालिक को इंडाइट किया गया है, उस पर चर्चा हो। और जो लोगों ने पैसा लिया और जिसने पैसा दिया वो जेल की सलाखों के पीछे हो, जैसा श्री राहुल गांधी जी ने कहा। इस पर चर्चा से सरकार को क्या गुरेज है? अडानी शब्द से सरकार डरती क्यों है? संसद का समय नष्ट करना, संसद को बार बार मुलतवी करना, ये राष्ट्रहित के विरोध में है। लोगों का पैसा जाया सरकार कर रही है। संभल पर चर्चा होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश में जो हिंसा हुई। मणिपुर पर चर्चा होनी चाहिए, जिस प्रकार से हिंसा हो रही है। और खास तौर से ये सरकार आई थी सत्ता में ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का वादा करके, पर अब तो खाओ, खिलाओ, लुटाओ और देश से भगाओ। अब तो खुलेआम नंगा नाच रिश्वत का हो रहा है, भ्रष्टाचार का। ऐसे में ये आवश्यक है कि संसद में जवाबदेही भी तय हो और चर्चा भी। केरल के वायनाड के नेताओं ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को वायनाड लोकसभा उपचुनाव में जीत का प्रमाण पत्र भी सौंपा। लोकसभा नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी मौजूद रहे। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि वायनाड के लोगों को उम्मीद थी कि उन्हें केंद्र सरकार से कुछ और मदद मिलेगी, जो बिल्कुल नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि इसका क्या कारण है। भारत सरकार को यह बताना होगा कि वायनाड के लोगों को केंद्र सरकार से पर्याप्त सहायता क्यों नहीं मिल रही। Because the people of Wayanad expected, they deserve some more help from the central government, which is not happening at all. I don't know what is the reason. The government of India has to clarify why the people of Wayanad is not getting, why the people of Kerala are not getting enough relief support from the central government. That's Congress, especially Rahul Gandhi, is attacking Adani issues, sir. Both house also adjourned. Do you think BJP is not want any discussion in the parliament? That's the only reason. Quite naturally, they don't want any discussion in the parliament. But because if they didn't have to hide anything, why don't they are running away from the discussion? Today, senior lead advocate Mukul Rohtagi said that Adani and his nephew not naming corruption, obstruction of justice count in US indictments. Sir, any comment from Congress? बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि विपक्ष को संविधान में विश्वास नहीं है और ये संवैधानिक संस्था का सम्मान नहीं करते हैं। जो मामला लोकसभा का है उसे विधानसभा में उठाएंगे, क्योंकि यह नौटंकी बाज लोग हैं। उन्होंने कहा कि जब राष्ट्रहित में कोई निर्णय होता है तो ये लोग बेचैन क्यों होते हैं? ये वही लोग हैं जो कहीं ना कहीं राष्ट्र को कमजोर करना चाहते हैं। ये लोग, हमने पहले ही कहा, कल भी संविधान दिवस पर कहा कि इनको संविधान में विश्वास नहीं है और न संवैधानिक संस्था का सम्मान करते हैं। जो मामला लोकसभा का है वो मामला विधानसभा में उठाएंगे, क्योंकि ये नौटंकीबाज लोग हैं। लोगों को बरगलाने का, भरमाने का, उन्माद पैदा करने का यही खेल खेलते हैं। अरे आपके सांसद इंडी गठबंधन के लोग तो वहां बैठे हैं, विषय को उस सदन की चर्चा वहां होगी, और राष्ट्र के हित में जब कोई निर्णय होता है तो ये लोग बेचैन क्यों होते हैं, क्यों परेशानी बढ़ जाती है? ये वही लोग हैं जो कहीं न कहीं राष्ट्र को कमजोर करना चाहते हैं और संवैधानिक संस्था
को कलंकित करना चाहिए। बीते दिनों मुजफ्फरपुर में जेडीयू कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के कद्दावर नेता राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह द्वारा मुस्लिमों को लेकर दिए गए बयान को लेकर अब केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के खिलाफ परिवाद दर्ज किया गया है। मुजफ्फरपुर के सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी ने मुजफ्फरपुर के सीजेएम कोर्ट में परिवाद दर्ज किया है। केंद्रीय मंत्री के खिलाफ बीएनएस एक्ट के धारा 298, 299, 302, 352 के तहत मामला दर्ज कराया गया है, जिसको लेकर अगली सुनवाई की तारीख 4 दिसंबर तय की गई है। देखिए, मैंने भारत सरकार के एक मंत्री श्री ललन सिंह जी पे आज मुजफ्फरपुर के सीजेएम कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। मुकदमा मैंने इसलिए दायर किया है कि ललन सिंह जी ने अपने भाषण में मुजफ्फरपुर में एक कार्यक्रम में आए थे जदयू के, और उन्होंने सीधा सीधा अपने मन से बोला कि अल्पसंख्यक जो है जो मुसलमान है वो जदयू को वोट नहीं करता। ऐसा कह के उन्होंने अल्पसंख्यकों का अपमान करने का काम किया है। अगर ऐसा है तो जदयू क्यों अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ चलाती है? इतने सारे लोग जो हैं अल्पसंख्यक नेता जो जदयू से जुड़े हुए हैं, तो ऐसा कह के उन्होंने अपनी मानसिकता दर्शाई है, मुसलमानों का अपमान करने का काम किया है, मुसलमानों को जो है बिल्कुल आहत करने का काम किया है। इसी से आहत होकर मैंने उनके खिलाफ सीजेएम कोर्ट में धारा 298, 299, 302 और 352 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है, जिसको माननीय न्यायालय ने स्वीकार किया और इसकी सुनवाई की तारीख जो है 4 दिसंबर को रखी है। किन धाराओं में मामला दर्ज हुआ? मामला 298, 299, 302 और 352 के तहत उन पर दर्ज कराया गया। क्या परिचय हुआ? तमन्ना हाशमी, सामाजिक कार्यकर्ता। कौन बांग्लादेश के पुजारी चिन्मय कृष्णा दास की गिरफ्तारी के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी सहित बीजेपी नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं ने कोलकाता में बांग्लादेश उच्चायुक्त तक विरोध मार्च निकाला। तस्वीरें देखिए। ढाका पुलिस द्वारा इस्कॉन के पुजारी चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी सहित बीजेपी नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं ने कोलकाता में बांग्लादेश उच्चायुक्त तक विरोध मार्च निकाला है। मोतिहारी में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 9 वर्षों से अपहरण कर दुष्कर्म, चोरी, डकैती सहित विभिन्न कांडों में फरार अपराधी शमीम अख्तर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शमीम अख्तर ने एक नाबालिग लड़की को नशे की सुई देकर उसका जबरन धन परिवर्तन कराकर तहखाना में कैद करके उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। साथ ही शमीम अख्तर पर लड़की के पूरे परिवार की हत्या का आरोप भी है। शमीम लगातार फरार चल रहा था और पुलिस को यह गुप्त सूचना मिली कि शमीम छुपकर एक जगह रह रहा है और इसकी जानकारी एसपी स्वर्ण प्रभात को लगी। उनके निर्देश के बाद पुलिस एक्शन में आई और शमीम अख्तर को गिरफ्तार किया है। 9 वर्ष से फरार चल रहे कुख्यात अपराधी शमीम अख्तर को ढाका थाना के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। और ये जो अपराधी है, इस पे करीब दर्जनों केस हैं और ये करीब 3 केसेज में फरार चल रहा था 9 वर्षों से। और इन तीनों केसेज में पुलिस के द्वारा कुर्की जब्ती की कार्रवाई भी की गई थी। और इस पर जो केसेज हैं उसमें अपहरण के केसेज हैं, बलात्कार के केसेज हैं और कई अपहरण और धोखाधड़ी के भी केसेज इस पर दर्ज हैं। इसको गिरफ्तार कर शमीम अख्तर को अन्य न्यायालय में अग्रसारित किया जाए। बेतिया में 26 नवंबर की शाम एक लड़की से जबरदस्ती छेड़खानी करने की घटना को अंजाम दिया गया था। घटना मनुआपुल थाना अंतर्गत वैष्णवी कॉलोनी की है, जहां बताया जा रहा है कि सुनसान जगह पर एक लड़की और लड़का साथ बैठे थे, जहां 4 व्यक्तियों द्वारा लड़की के साथ मारपीट की गई और लड़की के साथ जबरदस्ती कर युवकों द्वारा छेड़खानी घटना को अंजाम दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष मनुआपुल द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर लड़की को इलाज के लिए जीएमसीएच बेतिया भेजा गया। घटना की सूचना पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शौर्य सुमन को दी गई। बेतिया एसपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया। एसआईटी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और वहां से जरूरी सबूत इकट्ठा किए, जिसके बाद पीड़ित लड़की का बयान महिला थानाध्यक्ष द्वारा लिया गया। बयान लेने के पश्चात आरोपियों के विरुद्ध छापेमारी शुरू कर दी गई, जिसके फलस्वरूप महज 6 घंटे में ही घटना का सफल उद्भेदन करते हुए बेतिया पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मनुआपुल थाना अंतर्गत कल शाम को सूचना मिली थी 112 को कि एक लड़की के साथ जो है कि कुछ घटना घटी है। जैसे ही सूचना मिली, थानाध्यक्ष को भी पैरेलली सूचना मिला
तो ये वहाँ पे पहुँचे घटनास्थल पे। जो घटनास्थल है वो मनवा पुल में जो वैष्णवी कॉलोनी है उसमें अंदर एक सुनसान जगह है। तो वहाँ पे पहुँचने पे ये पता चला कि एक महिला है जो कि अपने मित्र के साथ वहाँ पे सुनसान जगह पे गई हुई थी। वहाँ पे उससे बात कर रही थी। इसी बीच में 4 लोग उनके साथ आए वहाँ पे और जो उस महिला का जो मित्र था उसके साथ मारपीट किया और मारपीट करने के साथ साथ जो है कि महिला के साथ जोर जबरदस्ती किया। उसके साथ 2 लोगों ने दुष्कर्म किया। जब वहाँ पे हम लोगों को ये पता चला, जैसे ही पता चला तो वैसे ही महिला को मेडिकल जांच के लिए GMCH भेज दिया गया। जो महिला थाना प्रभारी हैं इन्होंने उनका बयान लिया। FSL टीम को हमने बुला लिया। FSL टीम के द्वारा साक्ष्य संकलन कर लिया गया। तुरंत जो है कि SP महोदय खुद ही घटनास्थल पर पहुंचे। कल ही मैंने आप सबको बताया था कि सर का ये ध्येय रहता है कि 24 घंटे के अंदर किसी भी कांड का उद्भेदन कर दिया जाए। इसी कड़ी में आज हम लोगों ने घटना के लगभग 4-5 घंटे के भीतर ही इसका सफल उद्भेदन कर लिया है। हम लोगों ने टेक्निकल टीम और जो मानवीय इनपुट है उसके आधार पर अपराधियों को चिन्हित किया, छापेमारी की गई और अगले 4-5 घंटे में ही चारों की। चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के रसुनिया क्षेत्र में मौजूद हाथियों को बाना जंगल की तरफ जाते हुए देखा गया है। एक बार फिर जंगली हाथियों का झुंड देखने को मिल रहा है। चांडिल प्रखंड के नीमडी प्रखंड के बाना क्षेत्र की यह तस्वीर है, जहां बाना क्षेत्र में अलग अलग झुंड में जंगली हाथी मौजूद हैं। दिन भर हाथी जंगल में रहते हैं, शाम ढलते ही गांव में घुसते हैं। धनकटनी में जुटे किसान डरे हुए हैं और सहमे हुए हैं। वन विभाग द्वारा हाथियों को भगाने के लिए कोई पहल नहीं की जा रही है। हाथी से फसल को नुकसान होने पर मुआवजा मिलने में साल भर लग जाता है। बता दें कि ग्रामीण इसी को लेकर बता रहे हैं कि जंगली हाथी रोज किसी न किसी किसान के खेत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि आज हमारे राज्य में महायुति की जो जीत हासिल हुई है उसके लिए मैं सभी मतदाताओं को धन्यवाद करता हूं। उन्होंने धन्यवाद दिया है। यह अभूतपूर्व जीत है। उन्होंने कहा मैंने कभी खुद को मुख्यमंत्री नहीं माना। CM का मतलब कॉमन मैन होता है। मैंने कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। उन्होंने कहा कि हमने आम जनता के जीवन में बदलाव लाने की कोशिश की है। अब हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर बहुत आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से महायुति की सरकार स्थापित होगी। PM से उन्होंने बात की है और उन्होंने कहा कि इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ़ोन कर उन्होंने कहा आप निर्णय लीजिए, बीजेपी जो अंतिम निर्णय लेगी उस निर्णय की तामील हो जाएगी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो मुख्यमंत्री पद के बारे में निर्णय लेंगे वह और बीजेपी का जो उम्मीदवार होगा उसको हमारा पूरा समर्थन होगा। हमारे राज्य में जो महायुति को जीत हासिल हुई है, इसलिए पहले तो मैं सभी मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। हमारे लाडली बहना, लाडले भाई, लाडले किसान, लाडले सब जो भी है, सभी लोगों ने हमें पूरा सपोर्ट किया है और ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है। ये अभूतपूर्व ऐसी विक्ट्री है। पिछले कई सालों में हम देखेंगे तो कभी भी ऐसी जीत दिखाई नहीं पड़ी है और ना मिली है। और इसलिए मैं महायुति के हमारे सभी लोगों को धन्यवाद तो दूंगा ही और मतदाताओं को धन्यवाद देता हूं। इसमें हमारे जो 2.5 साल में हमें काम करने का मौका मिला मुख्यमंत्री की हैसियत से, जो सपना बाला साहब ठाकरे जी का था आम शिव सैनिक को मुख्यमंत्री बनाना, वो मुख्यमंत्री बनाने का सपना मोदी जी और अमित भाई ने पूरा किया और निश्चित रूप से पूरे पहाड़ की तरह वो मेरे पीछे खड़े रहे। इसका मुझे गर्व है, अभिमान है। और उन्होंने जो सपोर्ट किया पिछले 2.5 साल में सरकार को आगे बढ़ाने में, फंड्स के प्रोविजन में, सब जो हर क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने पूरी तरह योगदान दिया है। इसलिए मैं उन दोनों का बहुत बहुत काफ़ी आभारी हूँ। और हमारे जो हमारी सरकार हमारे बाला साहब ठाकरे जी के विचारों पे चलती है। आनंद दिघे साहब हमारे गुरु है और निश्चित रूप से ऐसी सरकार जो है आम जनता की सरकार है, सर्वसामान्य मानुष की सरकार है, एक कॉमन मैन की सरकार है। मैं मुख्यमंत्री खुद को नहीं समझता था, मैं CM मीन्स कॉमन मैन। एक कॉमन मैन काम करता है कॉमन मैन के लिए, तो इसलिए मैं खुद को
एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया 2.5 साल में, और 2.5 साल में इतना काम किया है, इतना काम किया है कि जो महाविकास आघाड़ी ने बंद पड़े जो प्रकल्प थे, जो रुकाए, जो बंद किए हुए प्रकल्प, उसको हमने शुरू किया। एक तरफ विकास किया, दूसरी तरफ कल्याणकारी योजना है, जैसे लाडली बहना योजना है, लाडला भाई है, कई योजना है। और ये आम जनता के जीवन में जो बदलाव लाने की कोशिश हमने, क्योंकि मैं जानता हूँ गरीबी क्या है, मैं भी किसान का बेटा हूँ, किसान परिवार से आया हूँ, इसको उसका अनुभव होना चाहिए, उसकी गरीबी क्या होती है उसकी जानकारी होनी चाहिए। और इसीलिए मैंने आते पहले ही जब मैंने सोचा कि हमारी सरकार आएगी और आम जनता को उसके जीवन में बदलाव लाएगी, इसलिए हमने लाडली बहन योजना शुरू की। हमारे सभी साथियों, दोनों डीसीएम, सभी लोगों ने इसमें योगदान दिया और इतने बड़े पैमाने पे 2.5 करोड़ लाडली बहना योजना, उनको जो विपक्ष लोगों ने बहुत विरोध किया, कोर्ट में गए, लेकिन हमने वो शुरू रखी। एक विश्वास पैदा हो गया हमारे सभी किसानों में, लाडली बहनाओं में, लाडले भाइयों में, सभी में, और इसलिए ये बहुत बड़ी जीत मिली है। और ये ऐसी जीत मैं चाहता हूं कि अभी हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, अभी हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है, और इसलिए मैं ये कहूंगा कि 2.5 साल का जो कार्यकाल है, कम समय 2.5 साल का है, लेकिन काम हम मेरे ख्याल से 10 साल का काम किया है। इतनी योजनाएं, इतने सब स्कीम्स है, इतने प्रकल्प है, इतने आगे बढ़ाने का काम किया है। दिन रात मेहनत करके हमने किया है। इसलिए महायुति और तेजी से काम करेगी और केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर बहुत आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से इस महायुति की सरकार स्थापित होगी। और इसीलिए जो मैंने आप लोगों को कहा कि लगा कि क्या हुआ, मैं तो कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी बात की, उनको भी कहा सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है, आप निर्णय ले लो, जैसे आपके भारतीय जनता पार्टी को आपका निर्णय अंतिम रहता है। हम भी महायुति के कौन लीडर है, एनडीए के लीडर कौन है, मोदी जी है, अमित भाई है, तो उनको कहा कि मैंने अमित भाई जी को भी फोन किया, मोदी जी को भी फोन किया, सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन, कोई भी कुछ भी किसी भी तरह का अड़ंगा नहीं है। आप बेशक आप निर्णय ले लो, उस निर्णय की तामील हो जाएगी, निर्णय की अमल हो जाएगी। और मैं आज आप सबको कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा, उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है, पूरी तरह हमारा। आप सांसद और जेपीसी सदस्य संजय सिंह ने कहा है कि जब तक पूरी रिपोर्ट तैयार न हो जाए सभी पक्षों की बात नहीं सुनी जाती और जेपीसी का दौरा पूरा नहीं हो जाता। मुझे लगता है, उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि उससे पहले मसौदा रिपोर्ट पेश करना गलत है। देखिए, मैं बार बार ये कहता हूं कि इस देश में एक पार्टी का राज है जिसका नाम है भारतीय झगड़ा पार्टी। वो पूरे देश में झगड़ा कराना चाहती, बवाल कराना चाहती, और ये जो संभल में हुआ वो भी वह प्रॉपर्टी थी, वहां पे डीएम ने जबरदस्ती दोबारा सर्वे करके झगड़ा कराया, वहां पे 5 लोगों की जान गई। और ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं था, सरकार के द्वारा 5 लोगों की हत्या की गई, तो ये सरकार प्रायोजित हिंसा थी। तो इसलिए मुझे लगता है कि जब तक पूरी रिपोर्ट तैयार न हो जाए, सारे स्टेक होल्डर्स को सुनना न लिया जाए, हमारा टूर न पूरा किया जाए, उसके पहले कोई ड्राफ्ट रिपोर्ट देना मैं समझता हूं बिल्कुल गलत है। और स्पीकर साहब ने हम लोगों को एश्योर किया था, हम लोगों को भरोसा दिलाया था कि हम इसका टाइम एक्सटेंड करेंगे, नंबर 1। दूसरा, उन्होंने कहा था 15 दिन में एक बार मीटिंग होगी, नंबर 2। और इन सारी बातों को दरकिनार करके आप कह रहे हैं कि नहीं हमारी रिपोर्ट तैयार है, हम प्रस्तुत कर देंगे। आपने दिल्ली सरकार को नहीं सुना, पंजाब सरकार को नहीं सुना, जम्मू कश्मीर की सरकार को नहीं सुना, यूपी को नहीं सुना, बिहार को नहीं। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।